अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्किल्स दैट अ प्ले थेरेपिस्ट शुड डिमॉन्स्ट्रेट। ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक प्ले थेरेपिस्ट में होनी चाहिए और एक प्ले थेरेपिस्ट को वो स्किल्स उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रैकिंग and in today's lecture we will continue with restating content and reflecting feelings. Starting with the restating content, that what is restating content? Restating content is basically a process of expressing the same idea but it should be in different words. कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेम आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, आइडिया सेम होगा, थीम सेम होगा, मैसेज जो है वो सेम होगा बट उसकी वर्डिंग डिफरेंट होगी, फ्रेजिंग डिफरेंट होगी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। ड्यूरिंग रीस्टेटिंग कंटेंट वी बेसिकली रीफ्रेज अ कंसेप्ट ताकि उसको मज़ीद क्लियर किया जा सके, किसी एक पॉइंट पे एम्फसाइज किया जा सके। Secondly, while rephrasing the content and while restating the content, the tone should change. हमारी टोन जो है वो ओरिजिनल जो आइडिया था उससे डिफरेंट होनी चाहिए। अब प्ले थेरेपी में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड जो है वो एक स्टोरी नरेट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी टेलिंग में एक स्टोरी नरेट कर रहा है। अब चाइल्ड की जो टोन है उससे हमारी टोन डिफरेंट होगी बीइंग अ प्ले थेरेपिस्ट जब हम रीस्टेट करेंगे, कंटेंट को रीस्टेट करेंगे या कंटेंट को रीफ्रेज करेंगे जो भी कंटेंट चाइल्ड यूज़ कर रहा है। एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल आइडिया है, जो ओरिजिनल मीनिंग है और जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं वो मेंटेन रहेंगी, वो प्रिजर्व रहेंगी, उसमें चेंजिंग नहीं आनी चाहिए वाइल रीफ्रेजिंग द कंटेंट और वाइल रीस्टेटिंग द कंटेंट और थीम ऑफ द चाइल्ड्स प्ले या चाइल्ड्स स्टोरी। अब हमारे पास क्वेश्चन एक ये आता है कि हम रीस्टेटिंग कंटेंट को प्ले थेरेपी में यूज़ क्यों करते हैं, या एक कंटेंट को, एक चीज़ को रीस्टेट करने का, उसको रीफ्रेज करने का पर्पस क्या है, उसे होगा क्या? तो इसका जो मेन पर्पस है रीस्टेटिंग कंटेंट का, कि जब आप कंटेंट रीस्टेट करोगे, चाइल्ड को रीफ्रेज करके बताओगे, सिर्फ चाइल्ड को नहीं, आप किसी भी थेरेपी में जब कंटेंट को रीफ्रेज करोगे, उनकी वर्डिंग्स को, जो भी हमारा क्लाइंट एक्सप्लेन कर रहा है उसको आप जब रीफ्रेज करोगे, उसको रीस्टेट करोगे, तो उस सामने वाले इंडिविजुअल को, जो आपका क्लाइंट है, जो चाइल्ड है, उसको एक सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस डेवलप होगा। उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी दैट आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम बीइंग लिसन, मुझे सुना जा रहा है, मुझे इम्पॉर्टेंस दी जा रही है और मेरी वैल्यू है इस रूम में, इस स्पेसिफिक जगह पे मेरी वैल्यू है और ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है इसके लिए मैं कोई अहमियत रखता हूँ। आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर दिस स्पेसिफिक इंडिविजुअल इन सम वर्ड। कोई उनका पर्पस भी हो सकता है, उनका अपना कोई फ़ायदा भी हो सकता है। ये क्लाइंट के मैं नैरेटिव से बता रही हूँ कि क्लाइंट को ये चीज़ या चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो सामने वाला इंडिविजुअल है, जो थेरेपिस्ट है, उसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, वो मुझे अंडरस्टैंड करता है, वो मुझे समझ रहा है और वो मुझे सुन भी रहा है। अगेन जब कंटेंट को रीस्टेट किया जाएगा तो उसको रीस्टेट करते हुए एक प्ले थेरेपिस्ट ने पैराफ्रेज करना है चाइल्ड ने जो भी कहा है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड ने एक स्टोरी जनरेट की है, इन द स्टोरी टेलिंग वो एक स्टोरी नरेट कर रहा है, तो चाइल्ड जो भी स्टोरी नरेट कर रहा है आपने उसको रीफ्रेज करना है, आपने उसको पैराफ्रेज करना है इन योर ओन वर्डिंग इन अ डिफरेंट टोन एज वेल। इसके अलावा यू हैव टू डू अनदर थिंग कि आपने जो वोकैबुलरी यूज़ करनी है, जो वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं वाइल रीस्टेटिंग द कंटेंट एंड वाइल पैराफ्रेजिंग एंड रीफ्रेजिंग द कंटेंट, आपने वर्डिंग जो है वो एज अप्रोप्रिएट यूज़ करनी है। आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी वर्डिंग जो यूज़ करनी जो कि चाइल्ड की समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल अब इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जो कि बच्चों को मे बी ना समझ में आए, ठीक है। तो आपने ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करनी है जो कि चाइल्ड के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो और एज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ करनी है। आपने अपनी जो आपकी टोन है वो न्यू टोन होनी चाहिए। चाइल्ड ने जिस टोन में आपसे बात की है या चाइल्ड ने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है जिस टोन में, सेम टोन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जेन्युइननेस होनी चाहिए। यू शुड बी जेन्युइन टूवर्ड्स
द चाइल्ड। हम तो जेन्युइन होते हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, बट हमने ये चीज़ एक्सप्रेस भी करनी है, हमने ये चीज़ शो भी करनी है दैट वी आर जेन्युइन टूवर्ड्स यू एंड वी आर ऑनेस्टली ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। ये चीज़ हमने एक्सप्रेस करनी है, हमने शो करनी है चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इस चीज़ के लिए क्या होगा कि हम जेन्युइननेस कैसे शो कर सकते हैं? वी कैन शो जेन्युइननेस कि जब हम आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे ना चाइल्ड से, या किसी भी थेरेपी में हम जब आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं विद द क्लाइंट और विद द चाइल्ड, तो एक जेन्युइननेस की ये जो एक फैक्टर है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। हमने चाइल्ड के लेवल पे आना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और हमने अपने बॉडी पोस्चर से भी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो दैट दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर बीइंग लिसन्ड एंड दे आर बीइंग हर्ड. One of the most important thing that being a play therapist you should always keep in mind while restating the content that you should never ever parrot the child. चाइल्ड जो भी कर रहा है, जो भी बोल रहा है, जो स्टोरी वो नरेट कर रहा है, जिस टोन में नरेट कर रहा है, जो वर्डिंग्स वो यूज़ कर रहा है, आपने एज इट इज़ उसको पैरेट नहीं करना। आपने तोते की तरह उसको कॉपी नहीं करना है, उसको हमेशा रीफ्रेज करके, पैराफ्रेज करके अपनी वर्डिंग में और एक न्यू टोन में उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है। गॉट इट? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स की। What is meant by reflecting feelings? Reflecting feelings is basically related to the emotions. जो भी feelings और emotions एक individual या एक child जो है वो during the therapy और during the session express कर रहा है, being a play therapist you should reflect those feelings back toward the child. मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि प्रॉब्लम होती ही ये है कि चाइल्ड को या एक इंडिविजुअल के इमोशंस को हम ये कह सकते हैं उनको वैल्यू नहीं दी जा रही होती है। उनको चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसको ये लग रहा होता है कि दैट मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे इमोशंस हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। तो ये चीज़ होती है मेन प्रॉब्लम समटाइम्स इन सम केसेस, जो कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर रही होती है। तो बीइंग अ प्ले थेरेपिस्ट यू शुड बी स्किल्ड इन रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स एज वेल। अब रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इट्स पर्पज इज़ ऑल्सो टू हेल्प द चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग एंड टू एक्सपेंड देयर वोकैबुलरी ऑफ देयर फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स की जो वोकैबुलरी है, उनकी फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से इमोशंस हैं। समटाइम ऐसा होता है चाइल्ड एक इमोशन फील तो कर रहा होता है और उसको ये नहीं समझ आ रही होती कि ये मेरा कौन सा इमोशन है। उसको हम ये कह सकते हैं वो फ्रस्ट्रेट तो हो रहा होता है, बट उसको लगता है कि ये एंगर है। उसको इरिटेट तो वो होगा, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है और मुझे क्यों फ़ील हो रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स का बेसिक पर्पज़ ये है कि चाइल्ड को उसके इमोशंस की और फीलिंग्स की वोकैबुलरी को एक्सपैंड करना है और इमोशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है। तो रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स जो है, इट इज़ अ वर्बल रिस्पॉन्स टू द इमोशंस, जो भी इमोशंस चाइल्ड एक्सप्रेस कर रहा है ड्यूरिंग द प्ले थेरेपी और ड्यूरिंग द सेशन। उन सब इमोशंस को, उन सब फीलिंग्स को जब हम एक वर्बल रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स। ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स जो है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हायर लेवल स्किल, बिकॉज हर इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है कि वो एक सामने वाले इंडिविजुअल की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर सके। जब पेरेंट्स ही इस चीज़ में नहीं एक्यूरेट या उनको प्रॉब्लम आ रही है अपने बच्चे की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक करने में, जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स कॉज हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स एक थेरेपिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एंड इट इज़ अ हायर लेवल स्किल। बिकॉज बच्चे जो हैं वो रेयरली थ्रू वर्बल वर्ड्स एंड थ्रू लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को। होता ये है कि बच्चे जो हैं वो मोस्टली ड्यूरिंग प्ले और थ्रू प्ले बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। तो जब आप प्ले थेरेपिस्ट हो तो आपका काम बेसिकली होता ही ये है कि आपने प्ले के थीम को अंडरस्टैंड करना है और ड्यूरिंग प्ले चाइल्ड जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको अंडरस्टैंड करके आपने रिफ्लेक्ट बैक करना है उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को जो चाइल्ड उस प्ले में एक्सप्रेस कर रहा है ड्यूरिंग दैट प्ले। ऑलराइट?
थ्रू रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स हम बच्चों को, एक चाइल्ड को हम हेल्प आउट कर सकते हैं टू बिकम अवेयर ऑफ देयर इमोशंस। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है कि रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स जो है इट कैन बी थ्रेटनिंग समटाइम्स इन सम केसेस। थ्रेटनिंग जी किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रॉमा के साथ एक बच्चा आ रहा है और आप डायरेक्टली उसके फीलिंग्स को आप ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉमा के साथ आ रहा है तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी उसकी। तो जब आप उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को डायरेक्टली आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो ये थ्रेटनिंग भी हो सकता है। चाइल्ड को थ्रेट भी फील हो सकता है कि शायद खुदा ना खास्ता दोबारा मेरे साथ ऐसा होने वाला है, दोबारा मैं उस ट्रॉमा को फेस करने वाला हूँ। या चाइल्ड के साथ बहुत डिफरेंट और नेगेटिव बिहेवियर में चाइल्ड जो है वो जा सकता है, या नेगेटिव हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ की तरफ वो जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि while reflecting the feelings you should be you should present carefully and you should be very careful by the choice of your words। आप कौन से words यूज़ कर रहे हो, कौन से vocabulary यूज़ कर रहे हो, आपने बहुत केयरफुल रहना होता है while reflecting the feelings। अगेन रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स का जो पर्पज़ है इट इज़ टू मेक द क्लाइंट और मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग लिसन्ड। उनकी स्टोरी सुनी जा रही है, वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी वो बात कह रहे हैं उसको सुना जा रहा है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने अपनी वर्डिंग में पैराफ्रेज करना होता है। उस चाइल्ड को या क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कभी भी, अपने उसको ये इम्प्रेशन नहीं देना कि उसको पैरेट किया जा रहा है। इसके अलावा आपने अपनी टोन, अगेन आपने अपनी टोन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपनी टोन पे, कि आपकी टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाउड भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल टोन में आपने बात करनी है और एक ऐसी टोन में बात करनी है कि अगले इंडिविजुअल को वाकई ऐसा लगे, उसको ये इंप्रेशन जाए कि आप उसकी बात सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो और आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इसके अलावा जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो अगेन ये कि क्लाइंट को या चाइल्ड को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनको सुना जा रहा है और उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जब हम रिफ्लेक्टिंग के दौरान, फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के दौरान इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इट विल हेल्प अ लॉट इन बिल्डिंग द रैपो और इन ट्रस्ट बिल्डिंग, इन बिल्डिंग अ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप एंड अ रिलेशनशिप जो कि क्लाइंट को बाद में या एक चाइल्ड को आगे जाके अगले सेशंस में ओपन अप होने में हेल्प आउट करेगा। जब एक रैपो बिल्ड हो जाती है तो एक क्लाइंट जो है वो या एक चाइल्ड जो है वो थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करता है। जब ट्रस्ट करेगा तो एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड होगा। जब एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ईजीली डिस्क्राइब कर सकेगा टू द थेरेपिस्ट। एंड दिस इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम द क्लाइंट कि वो ईजीली ओपन अप हो सके ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुन सकें और मज़ीद उनको हेल्प आउट कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपो बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास आता है कि रिफ्लेक्टिंग फीलिंग इन काउंसलिंग। रिफ्लेक्टिंग इन काउंसलिंग, काउंसलिंग में हम कैसे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं? तो रिफ्लेक्शन इन काउंसलिंग इज़ लाइक होल्डिंग अप अ मिरर, कि आप जब मिरर को होल्ड करते हो तो सामने वाला इंडिविजुअल अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है मिरर में, ठीक है? तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपने सेम आइडिया देना है, ठीक है? वो अब वो सेम इंडिविजुअल तो नहीं है ना, वो तो उसका रिफ्लेक्शन है, वो जस्ट उसका एक हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सेम है बट उसका रिफ्लेक्शन है। सेम इज़ द केस कि थीम सेम होना चाहिए, वर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। जब भी हम रिफ्लेक्शन की स्किल यूज़ करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, हम कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना ज़रूरी है वाइल रिफ्लेक्शन और ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। आपने एक चीज़ करनी है, आपने यू हैव टू ट्राई टू मैच द टोन विद द फीलिंग्स विद द वर्ड्स। आप जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, जो क्लाइंट की एक्चुअल फीलिंग्स हैं, इन दोनों चीज़ों को आपने, और जो क्लाइंट के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज है, इन सब चीज़ों को आपने अपनी टोन के साथ मैच करना है। आप कौन कैसी टोन यूज़ कर रहे हो, आपने अपनी टोन को अपने जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उसके साथ, क्लाइंट की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं आपके क्लाइंट के, हर एक चीज़ के साथ आपने इसको मैच करना होता है। अगर इनमें हम ये कह सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन से आप जो है वो बहुत सीरियस हो, या फॉर इंस्टेंस आप एक नॉन सीरियस एटीट्यूड आपका फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है वर्बली, और आप अपनी टोन से ये कह रहे हो कि दैट यस वी आर अंडरस्टैंडिंग यू, तो क्लाइंट को तो ये चीज़ नहीं डिलीवर होगी कि वो इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट को तो यही लगेगा, चाइल्ड को तो यही लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है।
मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो आपने हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए रिफ्लेक्शन की स्किल को यूज़ करना है। हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी मिरर करके फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, जस्ट लाइक हंचिंग और शोल्डर्स, निशाने उचका के हमको कह सकते हैं यस आई फील सो स्केयर्ड। जिस तरह से कोई भी इस तरह का हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इस तरह के हम फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं वाइल रिफ्लेक्टिंग बैक द फीलिंग। अब रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स का या फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट बैक करने का बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका सबसे फर्स्ट पर्पस ये है कि बच्चों को या इंडिविजुअल्स को उनकी फीलिंग से, उनकी इमोशन से हमने अवेयर करवाना होता है, कि उनको अंडरस्टैंड करवाना होता है, कि एंड टू मेक देम एबल कि वो अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को लेबल कर सकें। सेकेंडली हमने उनको इस काबिल बनाना होता है, उनको इतनी स्ट्रेंथ डेवलप करवानी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ फ़ाइट बैक कर सकें। जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनके साथ फ़ाइट बैक कर सकें, एक कोपिंग मैकेनिज़्म डेवलप कर सकें, और जो फीलिंग्स को लेके उनकी इरिटेबिलिटी है या डिसकंटेंट है, उसको हम जो है वो कम कर सकें। ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स का एक और मेन पर्पज़ ये है कि हमने एक्नॉलेज करना होता है चाइल्ड की जो फीलिंग्स हैं उनको, और चाइल्ड को मेक श्योर करना होता है, या एक क्लाइंट को, एक इंडिविजुअल को मेक श्योर करना होता है कि उसको सुना जा रहा है, और उसकी फीलिंग्स जो हैं, उसके इमोशंस जो हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू दी एडल्ट, एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडिविजुअल। जितनी दूसरे इंडिविजुअल की फीलिंग्स और इमोशंस इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी भी इंपॉर्टेंट है। हमने ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं। So that's all for today's lecture. If you have any questions, you can ask. Thank you so much.